हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या हाल है भाई, सब मज़े में ना भाई। तो लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अपने अपनी परंपरा को निभाएंगे। लेक्चर नंबर 23 में क्या क्या पढ़कर आए हैं अपन, उस पर थोड़ी सी हल्की सी नज़र कर लेते हैं भाई। हम पढ़ के आए थे, मुक्त ऊर्जा पढ़ रहे थे, जिसे गिब्स मुक्त ऊर्जा भी कहते थे। ये वैज्ञानिक जिन्होंने प्रतिपादित किया था इस ऊर्जा को, उसको अपन बोलते थे विलार्ड गिब्स। अपन तो नहीं बोलते थे, उसके माँ बाप ने उसको नाम दे दिया था भाई, ठीक है। किसी निकाय में उपयोगी कार्य के लिए, मतलब कुछ जो भी निकाय कुछ उपयोगी कार्य करेगा तो उसमें जो ऊर्जा मुक्त होगी उसे मुक्त ऊर्जा बोलते थे। और अपन ने एक लाइन बहुत अच्छी देखी थी कि निकाय की मुक्त ऊर्जा में जो कमी होती है, निकाय की मुक्त ऊर्जा में जो कमी होती है, कमी को माइनस डेल्टा जी, मतलब कमी को क्या होती थी, वर्क। कौन सा वर्क भाई, यूजफुल वर्क। मतलब निकाय की मुक्त ऊर्जा में जो कमी होती थी वो उपयोगी कार्य के बराबर होती थी। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात अपन पढ़कर आए थे भाई, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या दिखा, गणितीय रूप में इसमें कौन कौन से पद उपयोगी माने जाते थे। एक तो एंथैल्पी और एक एंट्रोपी। उसका क्या फॉर्मूला था, G बराबर H माइनस TS। गणितीय रूप में मुक्त ऊर्जा में एक ऐसा फलन है जिसमें एक तो एंट्रोपी और एक एंथैल्पी दोनों ही पद यूज होते थे। इस इक्वेशन का अपन ने अवकलन करा, जिसे अपन पूर्ण अवकलन बोलते हैं, ठीक है सर। जिसमें आया था अपने पास DG बराबर DH माइनस, पहले टी को छोड़ा था, एस का अवकलन करा टी ds, ठीक है सर, माइनस फिर अपन ने एस को छोड़ा एस dt, ठीक है। आपकी कॉपी में देख लेना, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। फिर अपन ने जैसे इसको फिर अपन ने एक लाइन और लिखी थी इसके लिए, समतापीय प्रकर्म के लिए। जैसे ही समतापीय प्रकर्म लिखा था, समतापीय प्रकर्म का मतलब होता है dt इक्वल्स टू 0। आपने dt की वैल्यू 0 कर दी होगी तो आपके पास एक इक्वेशन दिख रही होगी सामने, dg इक्वल्स टू dh माइनस TDS दिख रही होगी, ठीक है सर। फिर हमने समीकरण जो सेकंड आपके पास आई थी उसका अपन ने निम्न सीमाओं के अंतर्गत प्रारंभिक एवं अंतिम सीमा के अंदर क्या कर दिया था भाई, समाकलन कर दिया था। G1 H1 S1 G2 H2 S2, ठीक है सर। उस अवकलन करा तो आपका फाइनल फॉर्मूला आया होगा भाई, DG बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है सर। डेल्टा G इक्वस टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक। ये आपके पास मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का फाइनल फॉर्मूला आ जाता है। इसके बाद में अपन ने इसके सम्मान में कुछ एक लाइनें लिखी थी, निकाय की मुक्त ऊर्जा का सही मान आप ज्ञात नहीं कर सकते हो क्योंकि केवल आप इस फॉर्मूले, इस इक्वेशन की सहायता से मुक्त ऊर्जा में केवल परिवर्तन मतलब डिफरेंस को ही बता सकते हो, ठीक सर। उसके बाद अपन ने क्या लिखा था भाई, अभिक्रिया के स्वतः कब होगी और अस्वतः कब होगी उसका आधार बताना था। अपन ने लिखा था यह डेल्टा जी नेगेटिव होगा या फिर डेल्टा जी 0 से छोटा होगा तो स्वतः प्रकर्म होगा। यदि डेल्टा जी पॉजिटिव होगा और डेल्टा जी अगर 0 से बड़ा होता है तो अस्वतः होगा, और डेल्टा जी बराबर 0 होता है तो साम्यावस्था पर होगा। उस आधार पर एक फॉर्मूला डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एच प्राप्त हो जाएगा भाई, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। और एक बात और बता दूं मैं आपको, कल के लेक्चर में जो आपने लिखा था स्वतः अस्वतः, उसके आगे लिख देना छोटा सा एरो लगाकर, डेल्टा एस का उल्टा मान डेल्टा जी कहलाता है। एक छोटी सी लाइन है भाई, जो डेल्टा एस एंट्रोपी होती है ना सर, उसका जस्ट अपोजिट ही आपका क्या कहलाता है, डेल्टा जी मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाता है। ज़्यादा कुछ ध्यान देने योग्य बात नहीं है, बस लिख लेना हल्का फुल्का सा, सिंपल लैंग्वेज में अपन बोल दें कि एंट्रोपी का जस्ट अपोजिट ही क्या होती है, मुक्त ऊर्जा होती है, ठीक है सर। उसके बाद अपन ने देखा था इंपॉर्टेंट नोट, स्वतः प्रकर्मों के लिए जब भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी तो टेम्परेचर कम होगा, जब ऊष्माशोषीय अभिक्रिया होगी तो टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज मतलब अधिक होगी, ठीक है। उपरोक्त दोनों परिस्थितियां स्वतः प्रकर्मों के लिए उचित परिस्थितियां कहलाती थी। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अपन ने अपना लेक्चर रिवाइज कर लिया भाई, ठीक है। चलते हैं अपन अपने न्यू लेक्चर की तरफ, लेक्चर नंबर 24 की तरफ, ठीक है सर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक सर। आप डालिए फिर इसी बात पे एक इम्पोर्टेंट नोट एक और डाल दीजिए भाई, इम्पोर्टेंट नोट लिखिए, पहला स्टार पॉइंट इसके अंदर, ठीक। लिखिए, यदि डेल्टा जी इक्वस टू नेगेटिव तो
निकाय द्वारा कार्य, ठीक है, जो कि होगा स्वतः प्रकर्म। ठीक सर, क्या लिखा अपन ने पहले स्टार पॉइंट में, डेल्टा जी की वैल्यू जब भी नेगेटिव होगी तो निकाय द्वारा कार्य होगा। बिल्कुल, ये तो अपन पढ़कर आ चुके हैं ना भाई, कि जब भी क्या होगा, जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है, जब भी ऊर्जा में कमी आएगी, गिब्स क्या है, जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा है। ठीक है सर, जब भी आपके गिब्स मुक्त ऊर्जा को आप यूं मान लो आप स्वयं हो, ठीक है सर, आप खुद के ऊपर परीक्षण कर रहे हो सर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो, आप स्वयं हो, अगर आपकी ऊर्जा में कमी आ रही है, यदि आपके अंदर आपकी ऊर्जा में कमी आ रही है, मतलब कमी का मतलब नेगेटिव, ठीक, कमी आ रही है, तो आपके द्वारा कार्य हो रहा है या आपके द्वारा कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा, आप तो ये बता दो बस। बिल्कुल सर हो रहा है। अगर आपके अंदर ऊर्जा का अभाव महसूस होगा, आपके अंदर एनर्जी की कमी महसूस होगी, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपके द्वारा कुछ ना कुछ कार्य ज़रूर हुआ है, जब जाके आपकी मुक्त ऊर्जा क्या हुई, नेगेटिव हुई, मतलब निकाय द्वारा कार्य होगा। ठीक है सर, उसको अपन स्वतः प्रकर्म में रख देते हैं, क्योंकि अभी आप पढ़कर आए हो स्वतः प्रकर्म कब होता है, जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। सेकेंड स्टार पॉइंट, यदि डेल्टा जी इक्वस टू पॉजिटिव तो निकाय पर कार्य, इसलिए अस्वतः प्रकर्म। अब देखो भाई, अब कोई निकाय है, उसकी एनर्जी में वृद्धि हो रही है, अगर उसकी एनर्जी में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब वो अपने अंदर से एनर्जी खर्च नहीं कर रहा, तो वो खुद के द्वारा कुछ काम नहीं कर रहा इस पर, इसके लिए उस पर निकाय पर कार्य, मतलब निकाय के ऊपर से कुछ कार्य अतिरिक्त अवस्था में हो रहा है सर। ठीक है, बहुत मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग में आप पढ़कर आ चुके हैं, निकाय पर कार्य होता है तो क्या कुछ साइन लेते हैं, निकाय द्वारा कार्य होता है तो क्या साइन लेते हैं, इसको अपन अस्वतः प्रकर्म बोलते हैं सर। ठीक, थर्ड स्टार पॉइंट आता है वही घिसा पिटा, क्या आता है सर, यदि डेल्टा जी इक्वस टू 0 हो जाता है तो कौन सी अवस्था आ जाती है, साम्य अवस्था आ जाती है। ठीक है, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना तो निकाय के द्वारा कार्य हो रहा है ना निकाय पर कार्य हो रहा है। ठीक सर, अब एक क्वेश्चन लिखेंगे अपन, क्वेश्चन लिखिए सर, अभिक्रिया NH3 गैसियस स्टेट में है प्लस HCl गैसियस स्टेट में है, जो आपको NH4Cl सॉलिड देता है। एक रिएक्शन है जो कौन सी है भाई, NH3 गैस, HCl भी गैस है, जो आपको दोनों मिलकर आपको क्या दे रहे हैं, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड दे रहे हैं, जो सॉलिड स्टेट में मतलब ठोसी अवस्था में है, के स्वतः परिवर्तित होने के लिए तापक्रम की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये आपके पास एक क्वेश्चन आया भाई, 3 स्टार लगा देना, अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा को रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। अभिक्रिया अमोनिया प्लस HCl, ठीक है सर, NH3 और HCl आपस में रिएक्शन करते हैं, दोनों गैसियस स्टेट में है, गैसीय अवस्था में है, जो कि आपस में रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड जो कि सॉलिड अवस्था में है, के स्वतः परिवर्तित होने के लिए, मतलब ये खुद ही परिवर्तित हो रहे हैं,
ठीक है सर, इनके ऊपर बाहर से कुछ काम नहीं किया गया। जैसे ही इन दोनों कंपाउंड्स को मिलाया गया अपने आप ही स्वतः परिवर्तित हो गए और ये इन्होंने अमोनियम क्लोराइड दे दिया कि स्वतः परिवर्तित होने के लिए तापक्रम की भूमिका को स्पष्ट करना है। मतलब इस रिएक्शन को अपने आप ही संपूर्ण होने के लिए ताप की क्या भूमिका रही होगी उसको अपन को स्पष्ट करना है। ठीक है सर, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? देखिए फिर आप कैसे आंसर दोगे इसका, तो आंसर डालिए भाई, लिखिए आंसर। आंसर लिखेंगे सामान्य ताप पर NH4Cl ठोस होता है, अतः डेल्टा S का मान नेगेटिव होना स्वाभाविक है, चूंकि अभिक्रिया, पहले पूरा बता देता हूं एक पैराग्राफ फिर उसको समझाऊंगा। ठीक सर, चूंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, अतः डेल्टा H का मान भी नेगेटिव होना स्वाभाविक है। पहले आप समझो इस वाले पैराग्राफ को। हमने क्वेश्चन लिया भाई NH3HCl आपस में रिएक्शन करके NH4Cl सॉलिड देते हैं, तो इस पूरी रिएक्शन के ध्यान देना भाई स्वतः परिवर्तित होने के लिए, मतलब ये रिएक्शन खुद ही आपस में बिना कुछ बाह्य स्रोत के पूरी संपूर्ण हो जाए, उसमें टेम्परेचर तापक्रम की क्या भूमिका रही होगी। तो हम इसके आंसर में लिख रहे हैं सामान्य ताप पर, मतलब रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, आपने बाहर से कोई अतिरिक्त तापमान नहीं दिया है। सामान्य ताप पर NH4Cl जो कि आपको उत्पाद के रूप में मिल रहा है वो कैसा होता है सर? ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके भाई। अतः डेल्टा S का मान नेगेटिव होना स्वाभाविक है। अब यहाँ पर डेल्टा S, यहाँ पर S को आप जानते हो एंट्रोपी होती है, जानते हो ना भाई, हम पढ़कर आए हैं पिछले लेक्चरों में। अतः डेल्टा S का मान नेगेटिव होना स्वाभाविक है। सर आप कैसे बोल सकते हो? हम ये तो समझ गए कि डेल्टा S क्या है सर, ये एंट्रोपी है, इसका मान नेगेटिव होना क्यों स्वाभाविक है? हमारा बच्चा यहाँ पर ठोस है और ठोस आप जानते हो ठोस के अंदर एंट्रोपी की वैल्यू कैसी होती है? सर आपने हमें बताया था कि ठोस द्रव गैस के अंदर सबसे कम एंट्रोपी ठोस की होती है, और ये भी बताया था कि ठोस की एंट्रोपी कम क्यों होती है? ठोस की एंट्रोपी इसलिए कम होती है क्योंकि इसके अंदर व्यवस्थित अणु होते हैं, इसकी ज्यामिति निश्चित होती है, इसके अंदर अव्यवस्था नहीं पाई जाती। हाँ सर, आप ये तो बता रहे थे कि एंट्रोपी जो होती है ना वो अव्यवस्था से संबंधित होती है, लेकिन ठोस तो बिल्कुल अपने अंदर उसकी ज्यामिति बिल्कुल फिक्स होती है, उसके अंदर अव्यवस्था का नाम शब्द ही यूज नहीं होता, ठोस तो बिल्कुल व्यवस्थित होता है। अगर ठोस व्यवस्थित है इसी वजह से अपन कह सकते हैं अतः डेल्टा S का मान नेगेटिव, मतलब बहुत ज़्यादा कम, मतलब ना के बराबर, जीरो से भी कम, इसलिए डेल्टा S का मान नेगेटिव होना स्वाभाविक है। अगर यहाँ ठोस की जगह गैस होता तो यहाँ पॉजिटिव हो जाता, एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ जाती, लेकिन यहाँ ठोस है, इसकी ज्यामिति निश्चित है। ठीक है सर, इसमें व्यवस्थित है, इसकी अव्यवस्था बिल्कुल नगण्य होती है, ये पूरे व्यवस्थित कण होते हैं, तो डेल्टा S का मान नेगेटिव होना स्वाभाविक है। चूंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, और आप जानते हो जहाँ भी डेल्टा S नेगेटिव होता है, जहाँ की नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? नेगेटिव होती है, तो ऊष्मा बाहर फुर्र तरीके से निकल जाती है। अभी अपन पढ़कर आ चुके हैं भाई पिछले लेक्चर में, जहाँ पर नेगेटिव होगा वहाँ पर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, और इसी वजह से जहाँ पर डेल्टा S नेगेटिव होगा
वहाँ पर डेल्टा एच का मान भी नेगेटिव होना स्वाभाविक है। आप पढ़कर आए हो जहाँ भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्या होती है सर? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, तो वहाँ पर क्या होता है बताइए ना भाई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है तो डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है। कोई दिक्कत है क्या बच्चा लोग? नहीं है। ठीक है, पहला पैराग्राफ का मतलब मैंने समझा दिया। एक और बार देख लो। सामान्यतः पर NH4 ठोस होता है, ठोस होता है, ठोस होगा तो इनके अंदर व्यवस्थित कणों की संख्या बढ़ेगी, ये पूरा व्यवस्थित होगी कि तो एंट्रोपी की वैल्यू बिल्कुल कम हो जाएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगी। और नेगेटिव होते ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी तो डेल्टा एच का मान भी नेगेटिव प्राप्त हो जाएगा। याद है ना भाई? एच क्या है? ये होती है आपके पास एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब हीट, हीट ही ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी का मतलब हीट बाहर निकल रही है फुर्र तरीके से, तो बाहर निकलना नेगेटिव से आप दर्शाते हो, डेल्टा एच का मान नेगेटिव हो जाता है। पैराग्राफ चेंज करना और लिखना। हम जानते हैं कि स्वतः प्रकर्मों के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा तभी संभव होगा जब डेल्टा एच और टी डेल्टा एस, ठीक है सर, डेल्टा एच का मॉड्यूलस और टी डेल्टा एस का मॉड्यूलस। सर ये कहाँ से लिया बेटा? अभी अपन मुक्त ऊर्जा पढ़कर आए हैं, आपको पता हो। तो मुक्त ऊर्जा जहाँ पढ़ के आए हो आप, उसके फाइनल फॉर्मूले में आपको डेल्टा जी इक्वस टू, ठीक है सर। फिर आपने क्या पढ़ा था बताइए? डेल्टा जी इक्वस टू, सबके दिमाग में एक ही बात चल रही होगी, सर कौन सा फॉर्मूला पढ़ गए? डेल्टा जी इक्वस टू डेल्टा एच माइनस टी, और आगे क्या था? डेल्टा एस। ये आप कहाँ से पढ़ कर आए हो? ये आप पढ़ गए हो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन के फाइनल फॉर्मूले से, ठीक है सर। तो ये दोनों स्पीशी अपन ने ऐसे, क्योंकि आप जानते हो ना यही तो फाइनल फॉर्मूला आया था, तो जो रिलेशन होगा वो इन दोनों के मध्य होगा, क्योंकि टेम्परेचर का पद इसके अंदर ही आ रहा है। तो हम जानते हैं कि स्वतः प्रकर्मों के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होना चाहिए। बिल्कुल अपन पढ़ कर आए थे, जो दो अपने बताए थे ना, जो अपन इम्पोर्टेंट नोट पढ़ कर आए थे सर पिछले लेक्चर में, कि कब, जब स्वतः प्रकर्म कब होगा? जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू 0 से छोटी होगी, ठीक है सर। तो स्वतः प्रकर्म कौन सा होता था? वो स्वतः प्रकर्म होता था। तो हम जानते हैं कि स्वतः प्रकर्मों के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होना चाहिए, ठीक सर। और ऐसा तभी संभव होगा जब डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव कब आएगी भाई बताइए? जब डेल्टा एच की वैल्यू, ये तो पहले से नेगेटिव है, ये पूरा पद तो पहले से ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव आ नहीं सकती। अपन को क्या करना पड़ेगा भाई? डेल्टा एच को भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है सर। ये अपन ने क्या करा? डेल्टा एच की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है सर। डेल्टा एच की वैल्यू आपने बढ़ा दी यहाँ पर, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि अभिक्रिया निम्न ताप पर स्वतः होगी, ठीक सर। ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना है भाई। ऊपर का तो मैंने आपको केवल फॉर्मूला लिख के बताया था कि ये पद यहाँ से आई, जो अपन ने दो चीज़ें लिखी इस फॉर्मूले में से लिखी। क्या करना था? हम जानते हैं कि स्वतः प्रकर्मों के लिए, आप पूरा इंपॉर्टेंट नोट में लिख कर आए थे भाई, स्वतः प्रकर्म कब होता है? जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव जब होगी जब आप डेल्टा एच की वैल्यू बढ़ा दोगे। मात्र कुछ नहीं करना, निशान लगाना है, इसको खोल के लिखना है। डेल्टा एच की वैल्यू आप बढ़ा दो
तो स्पष्ट है कि अभिक्रिया निम्न ताप पर संपन्न होगी। निम्न ताप मतलब टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी भाई। ठीक है सर, निम्न का मतलब होता है कम, टेम्परेचर टी। ठीक है सर, निम्न ताप पर स्वतः होगी। हो गई भाई, स्वतः हो गई, क्योंकि टेम्परेचर के तरफ मुंह कैसा है, बंद है, और एच की तरफ खुला हुआ है, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू अपन ने बढ़ा दी और टेम्परेचर की वैल्यू अपन ने कम कर दी, तो ये स्वतः हो जाएगी। मतलब अपने आप संपूर्ण अवस्था, मतलब सीधी डायरेक्शन में रिएक्शन चलने लग जाएगी। ठीक है, इसमें भाई ऐसे स्रोत आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, फाइनल पैराग्राफ आता है, किंतु यदि ताप को बढ़ा दिया जाए तो फिर वही डेल्टा एच मॉड्यूलस टी डेल्टा एस का मॉड्यूलस। अब क्या कर रहे हो, अब ताप को बढ़ा दिया जाए, मतलब अब टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हो। अब अपन ने डेल्टा एच की वैल्यू कम कर दी। ठीक है सर, अपन ने जो एंथैल्पी थी उसकी वैल्यू कम कर दी, अब टेम्परेचर की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, टी डेल्टा एस होगा। और ऐसी स्थिति में डेल्टा जी का मान, आप देख रहे थे यहाँ पर, जैसे आपने टेम्परेचर की वैल्यू कम करी थी तो डेल्टा जी कैसा था, नेगेटिव था। लेकिन जैसे ही आपने ताप को बढ़ा दिया, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा दी, तो ऐसी स्थिति में डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्राप्त होगा, पॉजिटिव प्राप्त होगा। और अभिक्रिया विपरीत दिशा में स्वतः परिवर्तित होगी। समझिए सर, क्या लिखा हमने, सबसे पहले तो अपन ने क्या कर दिया था, उसमें डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए था। और ऐसा कब संभव होता है, जब आप टेम्परेचर की वैल्यू कम कर देते हो। ठीक है सर, जब आपके पास डेल्टा जी नेगेटिव है तो इसका मतलब, प्रक्रम कैसा है, स्वतः प्रक्रम है। और ऐसा कब होगा, जब आप टेम्परेचर की वैल्यू कम करोगे, एच की वैल्यू बढ़ा दोगे। ठीक है सर, तो निम्न ताप पर स्वतः होगी। ठीक, स्टार्ट हो जाएगी, राइट डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है सर, डायरेक्शन कौन सा था अभिक्रिया का, NH3 और HCl आपस में रिएक्शन करके NH4Cl दे रहे थे। अगर ये वाली कंडीशन लगेगी, ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा और एंथैल्पी की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, तो सिंपल लेफ्ट टू डायरेक्शन में रिएक्शन चलती है। लेकिन आप दूसरा केस लागू जैसे ही करते हो, ताप को बढ़ा देते हो, ठीक है सर, एच की वैल्यू कम, टेम्परेचर की वैल्यू जैसे ही बढ़ा देते हो, तो ऐसी स्थिति में डेल्टा जी वहाँ नेगेटिव था, यहाँ पर क्या आ गया सर, पॉजिटिव प्राप्त हो जाता है। और अभिक्रिया पहले राइट डायरेक्शन में चल रही है, अब विपरीत दिशा में क्या होता है, अब विपरीत दिशा में स्वतः पर, मतलब खुद ही स्वयं ही परिवर्तित हो जाती है। लिखिए नीचे, अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त अभिक्रिया के स्वतः परिवर्तित होने के लिए ताप कम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर आपको स्वतः परिवर्तित करना है तो टेम्परेचर आपको कम रखना पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा दोगे ना सर, तो ये तो विपरीत दिशा में चल जाएगी। अपन विपरीत दिशा में जाना ही नहीं चाहते, अपन तो केवल NH4Cl ही बनाना चाहते हैं। अगर NH4Cl बनाना चाहते हो तो आपको टेम्परेचर की वैल्यू कम रखनी पड़ेगी, एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ा दोगे, जिससे स्वतः परिवर्तित
हो जाएगी, ना कि आप ऐसा करोगे कि टेम्परेचर को बढ़ा दोगे। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो NH4Cl तो बनेगा ही नहीं सर, ये तो पीछे डायरेक्शन में रिएक्शन वापस निकल लेगी। तो इसी वजह से दो पैराग्राफ है, सिंपल सिंपल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, तो ये अपना क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मानक एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए। मानक एंट्रोपी, आप जानते हो एंट्रोपी तो आप पढ़कर आए हो भाई, अव्यवस्था के माप को ही एंट्रोपी कहा जाता है। अपन अच्छी तरह से रट के आ चुके हैं भाई कि जो एंट्रोपी होती है वो अव्यवस्था से संबंधित होती है, और अव्यवस्था की माप ही आपके पास एंट्रोपी कहलाती है। अब यहाँ पर मानक लगे, मानक आप जानते हो मानक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, अपन बहुत अच्छे से पढ़कर आ चुके हैं। मानक अवस्थाएं क्या होती है, एक तो टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 1 atm दाब होना चाहिए, और पदार्थ की जो मात्रा होनी चाहिए वह 1 मोल होनी चाहिए। बस ये हो गई आपकी मानक अवस्था है। तो एंट्रोपी में अपन ये तीनों मान रख देंगे और आपके पास रिएक्शन डेफिनेशन आ जाएगी। देखिए सर, लिखिए 298 केल्विन ताप व 1 atm दाब पर 1 मोल शुद्ध पदार्थ की एंट्रोपी को ही मानक एंट्रोपी कहा जाता है। कितनी बढ़िया डेफिनेशन है। आप ये तो जानते थे आप कि पदार्थ की जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी आप जानते हो, लेकिन मानक एंट्रोपी क्या होता है, केवल इस एंट्रोपी की डेफिनेशन में आपको मानक अवस्थाएं सम्मिलित कर देना है। मानक अवस्थाएं क्या क्या होती है, ताप की वैल्यू 298 केल्विन हो गई, दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, और पदार्थ की वैल्यू 1 मोल हो गई। तो 298 केल्विन ताप 1 atm दाब पर 1 मोल शुद्ध पदार्थ की एंट्रोपी, मतलब जो आपने शुद्ध पदार्थ लिया उसकी वैल्यू 1 मोल है, उसका टेम्परेचर 298 केल्विन है, उसका प्रेशर 1 atm है, इस पर उस पदार्थ की एंट्रोपी क्या कहलाएगी सर, मानक एंट्रोपी कहलाती है। इसे आप जानते हो, आप एस तो आप जानते हो एंट्रोपी होता है, और मानक जहाँ भी लगता है उसके माथे पे क्या है, जीरो लग जाता है छोटा सा। ठीक है सर, एंट्रोपी, और जिस भी स्पीशी के ऊपर आपको इस जीरो का छोटा जीरो, बिल्कुल माइनर सा जीरो का निशान लग रहा है, इसको बोलते हैं एस का मतलब एंट्रोपी, इसको बोलते हैं नोट। क्या बोलते हैं, नोट बोलते हैं, एस नोट, मतलब इस नोट का मतलब होता है मानक, और इसका मतलब हो गया एंट्रोपी। एस नोट से व्यक्त किया जाता है। ठीक सर, मानक एंट्रोपी क्या होती है, 298 केल्विन ताप और 1 atm दाब पर 1 मोल शुद्ध पदार्थ की एंट्रोपी को मानक एंट्रोपी कहा जाता है। इसे एस नोट से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। ठीक है सर, क्या करना है अपन को, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को परिभाषित करना है। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे परिभाषित, कोई दिक्कत नहीं है। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तो आप जानते हो क्या होता है, अभी अपन पूरा पढ़कर आ चुके हैं भाई। गिब्स मुक्त ऊर्जा को बस इसमें क्या लगा दिया, इसमें भी मानक लगा दिया, इसमें मानक अवस्थाएं सम्मिलित कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए डेफिनेशन, जब किसी अभिक्रिया से संबंधित
क्रिया कारक एवं क्रियाफल अपनी अपनी मानक अवस्थाओं में हों तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहा जाता है। कितनी अच्छी डेफिनेशन है भाई, ठीक है। ऐसी डेफिनेशन पसंद आती है आजकल की जनता को। मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होती है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित क्रियाकारक एवं क्रियाफल, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें जो क्रियाकारक एवं क्रियाफल होते हैं वो अपनी अपनी मानक अवस्थाओं में हो, तो मानक अवस्थाएं कौन कौन सी होगी आप पढ़कर, 298 केल्विन ताप होगा, 1 atm दाब होगा और पदार्थ की वैल्यू 1 मोल होगी। जब किसी अभिक्रिया से संबंधित क्रियाकारक एवं क्रियाफल अपनी अपनी मानक अवस्थाओं में हो तो उनकी जो ऊर्जा में मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होगा उसे ही मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कह देंगे। कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। और मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का फॉर्मूला पढ़कर आए थे क्या भाई? बिल्कुल सर पढ़कर आए थे। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही पढ़कर आए हो भाई। मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, अगर मैं इसको मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है, अगर मैं इसको मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन बनाना चाहूँ तो क्या करूँगा? सबके ऊपर नोट लगा दूंगा। कोई दिक्कत है क्या? ये मैंने लगा दिया भाई। देखो भाई, ये बिना नोट के तो सिंपल मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन था, जैसे ही इनके माथे पे एक नोट लग जाता है वैसे ही आपकी मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन कहलाती। अब इनका नाम भी अलग तरीके से पुकारना पड़ेगा अपन को। बेटा इनको ऊपर नोट लगाया तो अपन को इनको थोड़ा सम्मान भी देना पड़ेगा, ठीक है सर। तो देखो भाई, सब दोनों का कंपैरिजन बताऊंगा। सबसे पहले डेल्टा जी को आप क्या बोलते थे? ऐसा करते हैं, यहाँ से लिखते हैं मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। डेल्टा जी को आप क्या बोलते हो? मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। डेल्टा एच को क्या बोलते हो आप? बताइए भाई। एच को मतलब बोलते हो आप एंथैल्पी, और जहाँ भी झोंपड़ी लग जाती है वो आपका क्या बन जाता है? परिवर्तन बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है आपके पास डेल्टा एस। एस का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी, और झोंपड़ी लगते ही क्या हो गया सर? परिवर्तन हो गया, ठीक है। और टी तो आप जानते हो, टी तो बेचारा जात भार है, तो ये तो क्या रहता है? सिंपल परमताप। टेम्परेचर जो होता है परमताप होता है। अब जैसे ही मैंने इनके माथे पे सिंपल छोटा छोटा नोट लगा दिया, वैसे क्या हो गया? ये तो हो गया मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, ये हो गया मानक एंथैल्पी परिवर्तन, डेल्टा एस नोट हो गया मानक एंट्रोपी परिवर्तन, ठीक है सर। ये अपना हो जाता है मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और उनका अर्थ, उनका मीनिंग मैंने आपको बता दिया। और ये टी का मतलब तो परमताप होता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये अपना आज का लेक्चर था भाई। इस लेक्चर में पूरे में एक क्वेश्चन ही बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसको आप कम से कम 1 से 2 बार देखना भाई, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है सर। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट कर दिया करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।